नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में प्रारंभिक बेस अध्ययन किया था। आइए और जो विभिन्न परीक्षाओं में जो रचनाएं पूछी जाती हैं या हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देखते हैं। वो कहाँ कहाँ कैसे पूछे जा रहे हैं या उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। तो आइए हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8 हिंदी साहित्य के इतिहास देख चुके थे। 9वां देखा जाए कौन कौन है तो देखिएगा। 9वें में हमने लिया है 1913 ईस्वी में लिखा गया एक हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे आप जानते होंगे क्या लिखा गया है। इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। ये बहुत चर्चित नाम। मिश्र बंधु विनोद के बारे में जानते होंगे आप लोग, बहुत चर्चित है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। रामचंद्र शुक्ल ने इसको 2-3 नाम से संबोधित किया है। पता है क्या क्या? मिश्र बंधु विनोद को रामचंद्र शुक्ल कहते हैं बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह ना, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिश्र बंधु विनोद का क्या नाम है। मिश्र बंधु विनोद को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। ये कहाँ उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम वक्तव्य में नोट किया है, यानी वो बोले हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी को अंतिम में जब वो जिन लोगों से सामग्री इकट्ठा किया है उनको जब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तो इसी इतिहास को कहते हैं प्रकांड, यानी बड़ा भारी जगह वो लिख देते हैं प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। यानी अगर आपसे कहा जाए कि बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसे कहा जाता है या कहा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह किसे कहा गया है, तो उसे आप क्या बताएंगे? मिश्र बंधु विनोद को। अच्छा, मिश्र बंधु विनोद जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है इसके लेखक अगर आपसे कहा जाए तो कौन है? मिश्र बंधु हैं। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया, मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? क्या आपको जानकारी है? ये कई बार पूछा गया कौन कौन आते हैं। 4 नाम देता है विकल्प में, या कौन सा नहीं है, या दे देता है कौन से हैं। तो आप ये ध्यान देने कौन है। और इसमें 3 लोग आते हैं, 3 भाई थे मिश्र बंधु। पता है कौन कौन? एक समझिएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। सुखदेव, यानी यही 3 लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी, इन्हीं को गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र कहा जाता। अगर आप ये भूल जाएं, बहुत से लोग हमने देखा, ये समझिएगा कि काफ़ी एग्जामों में ऐसा पूछा गया तो लोग यहाँ भ्रम में भूल जाते हैं। तो इसको अगर आप भूल जाएं याद करने में, कई बार कुछ लोग कुछ पुस्तकों में का नाम अंतर दे दिया है तो जिसकी वजह से भूल जाते हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं क्या नाम है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको गस्सू नाम से याद कर लीजिएगा। ऐसे ट्रिक बनाइएगा, गस्सू, यानी ध्यान देना, गस्सू। ग से गणेश और स्या देखिएगा, इसमें सो नहीं तो श्याम, और शु लग रहा है शुक वाला, शुक यानी तोता वाला ना, बड़ा वाला, तो सुखदेव समझिएगा। यानी यहाँ पर गणेश, श्याम, सुखदेव, यानी 3 लोगों को गस्सू नाम से याद कर लीजिए। किस नाम से? गस्सू। तो गस्सू से भूलेंगे नहीं, ध्यान दीजिए, बहुत लोग रटने में याद करने में भूल जाते, तो आप गस्सू नाम याद कर लीजिएगा। गस्सू में यानी मिश्र बंधु 3 भाई थे, तीनों आ जाते, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गस्सू नाम से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा। इसलिए इनका यहाँ मिश्र बंधु नाम दिया गया। मिश्र बंधु में यही 3 लोग आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु अपनी पुस्तक लिखते समय इस पुस्तक का सहारा लिया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने क्या किया है कि इस पुस्तक मतलब अपना हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक लिखते समय उन्होंने इस पुस्तक का सहारा लिया है। किस मतलब? इतिहास ग्रंथ का। यानी किस इतिहास ग्रंथ का? मिश्र बंधु विनोद को, जिन्होंने उनका नाम में कई बार इस तरीके से कहा, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, दोनों नाम ऐसा उसका एक उपनाम समझेगा, इस ढंग से कह दिए हैं रामचंद्र शुक्ल, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आपसे प्रश्न वनडे एग्जाम में कैसे, मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की रचना है, मिश्र बंधु की रचना है। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और अगर आपसे ये भी कहा जाए कि जो मिश्र बंधु हैं क्या आपस में थे, तो तीनों भाई थे। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, और मिश्र बंधु विनोद आप जानते हैं बड़ा भारी इसलिए इन्होंने कहा दिया, इनके इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का संकलन है। लगभग 5000 का मतलब करेक्ट बताया जा रहा है कितना है? 4591, यानी 4591 कवियों का संकलन इन्होंने किया है। कौन? मिश्र बंधु विनोद ने। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का संकलन किया गया है, इकट्ठा किए हैं? कितने कवि हैं? 4591 कवि। क्लियर, कोई डाउट
नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, अगली रचना बताया जा रहा है। तो इस वजह से आप जान गए। और मिश्र बंधु विनोद ने अपनी रचना को, यानी मिश्र बंधु विनोद में जो रचना है, इसमें मिश्र बंधुओं ने इसको 5 भागों में बांटा है, यानी 5 काल में बांटा है। जब हम काल विभाजन करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, तो आप आज इतना ही याद रखें इसके बारे में। फिर अगले देखिएगा 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी। आप सोचेंगे ये कौन सी रचना आ गई, कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में जानते होंगे, सुल्तानपुर और जौनपुर के बॉर्डर से कुछ बातें जुड़ती हैं। कई बार पूछा गया राम नरेश त्रिपाठी कहाँ के हैं, तो आप सुल्तानपुर में कट गए हैं, बात आ जाती है। पहले जौनपुर कुछ लोग बताते थे, अब समझे राम नरेश त्रिपाठी की रचना है क्या, कविता कौमुदी। रामचंद्र शुक्ल कविता कौमुदी से भी अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखते समय यहाँ से भी सहयोग लिया है, और उन्होंने अंत में इनका धन्यवाद दिया है, किसका, पंडित राम नरेश त्रिपाठी का। और कविता कौमुदी से भी उन्होंने सहारा लिया है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, आगे से पूछा जाए कविता कौमुदी किसी रचना है, तो आप बताएंगे पंडित राम नरेश त्रिपाठी। चलेगा, अगली रचना देखिएगा। कई बार एग्जाम में ये कुछ लोग यहाँ भ्रम खा जाते हैं, कई बार पूछा गया है कि याद करने में, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखिएगा 11 में 1917 ईस्वी में भी है, 1917 में भी है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार यहाँ तक कि हायर तक ही पूछ लिया जाती रचना। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, तो ये देखिए एडविन ग्रिप्स की है, एडविन ग्रिप्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रिप्स स्केच से याद करें तो ग्रिप्स का मतलब समझिएगा जैसे ग्रिप्स बना दिए और वैसे स्केच बना, यानी हिंदी साहित्य का एक स्केच नॉर्मल रूप से दिखाया जा रहा है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसी दोनों में लोगों को डाउट होता है। ये 1917 में लिखी गई है, एडविन ग्रिप्स की रचना। अब ध्यान देना है 1920 में लिखी गई रचना जो है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ध्यान देना, यहाँ आप यहाँ से सब मिल रहा है, ए मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, लिटरेचर में, बस स्केच और हिस्ट्री में अंतर है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि कैसे कौन सी किसकी रचना है। ए देखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK है, FEK। अब यहाँ पे ट्रिक बनाइए थोड़ा अपने दिमाग में, देखिएगा ए है हिस्ट्री, हिस्ट्री से मतलब यहाँ ई है, इससे इतिहास जोड़ लीजिए, जिसमें ई आ रहा है FEK, जिसमें ई आ रहा है, इसे इतिहास जोड़ लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और यहाँ हिस्ट्री लिखा गया है, तो आप ये जान जाएंगे ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो आप बताएंगे FEK, क्योंकि ई वहां जुड़ा है तो इतिहास जोड़ लें, यहाँ हिस्ट्री है। और अगर कहा जाए ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो आप क्या कहेंगे, एडविन ग्रिप्स। क्लियर, चलिएगा, इसे ट्रिक से आप याद कर लेंगे। चलिए अगले देखा जाए, 1923 में लिखी गई एक रचना है ब्रज माधुरी सार। ध्यान देना, लिखा है ब्रज है, ब्रज नहीं है, ब्रज माधुरी सार। ये कौन लिखा है, वियोगी हरि। रामचंद्र शुक्ल इसका भी उल्लेख करते हैं अपने हिंदी साहित्य इतिहास में, वो कहते हैं कि वो यहां से भी सहयोग लिए हैं और इनका भी वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्लियर बातें समझ गए होंगे। यानी रामचंद्र शुक्ल के, ध्यान दीजिएगा, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने किससे सहयोग नहीं लिया, किसका धन्यवाद ज्ञापित किया है, तो मिश्र बंधु विनोद, फिर इसके बाद कविता कौमुदी, और फिर ब्रज माधुरी सार। यहां पर तो बातें आ गई, इन्होंने इन लोगों का, मिश्र बंधुओं का और राम नरेश त्रिपाठी का, वियोगी हरि का धन्यवाद ज्ञापित किया है। एक पंडित केदारनाथ है, उन्होंने उनसे धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल किसका धन्यवाद ज्ञापित नहीं किए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा, इन लोगों का धन्यवाद वो ज्ञापित करते हैं। फिर अगला देखिएगा 1923 ईस्वी में लिखी ये रचना है हिंदी साहित्य विमर्श, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और पदम लाल पुन्नालाल बख्शी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत पहले से जानते होंगे, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे या कुछ अदर बोर्ड्स में, तो ये रचनाकार जो हैं पदम लाल पुन्नालाल बख्शी की कुछ चीजें लगी हैं आपके सिलेबस में, पढ़े होंगे। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इनका गिना जा रहा है, कौन सा, हिंदी साहित्य विमर्श। किसकी रचना है, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। अब ध्यान दीजिएगा, अगला 1923 में एक और रचना है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ध्यान देना है, ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, राम नरेश त्रिपाठी, वही ऊपर जो लिख रहे हैं वही यहाँ भी है, राम नरेश त्रिपाठी लिखे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। देखिए 60 में हमें लिख दिया इतिहास, इतिहास इसको आप पूरा समझिएगा, ऐसे सुनना करके नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 60 में नहीं लिखा गया है, आप इसे इतिहास समझ लेंगे। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कौन लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी। आगे देखें, हिंदी भाषा का विकास, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी भाषा का विकास कौन लिखा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बारे में आप जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, यहीं से हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास चलता है। एक इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, यानी ये 1929 में लिखा गया। इससे कई बार बहुत प्रश्न पूछे, यहीं से ये हिंदी में पहली बार विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, विधेयवादी पद्धति पर। और हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था विधेयवादी पद्धति के अगर कहा जाए विश्व में जनक कौन है, तेन के बारे में बताया गया था।
उसमें 3 बातें बताई गई थी, पिछला वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो विधेयवादी पद्धति पर हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल। बाद में बच्चन सिंह या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि लोग लिखते हैं इसी पद्धति पर, विधेयवादी पर, लेकिन सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति की शुरुआत करते हैं। समझ बातें आ गई। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किसमें कब लिखा गया है? 1929 ईस्वी में। अब एक प्रश्न बनता है कि ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में निकला था पहले, ठीक है ना? कुछ बात समझ में आई? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में निकला था हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। इसके बारे में हम आगे जब हिंदी साहित्य का इतिहास और चर्चा करेंगे तो बताएंगे। बस आप इतना याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा है किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। इसमें इन्होंने 1000 कवियों और लेखकों को संकलित किया है। 1000 कवियों एवं लेखकों, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, यानी 1000 कवियों और लेखकों को इसमें रामचंद्र शुक्ल ने सम्मिलित किया है। अभी सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल का समय पूछा था। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब माना है? इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में, मतलब जब हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त होगा तो हम काल विभाजन बताएंगे उसमें, और ये भी बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल किस काल को कब से कब मानते हैं और उन्होंने कौन कौन नाम दिए हैं और नामकरण के पीछे क्या लॉजिक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी यहाँ इतना ही याद रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कौन लिखा है? रामचंद्र शुक्ल। और कब? 1929 ईस्वी में। और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप जानते ही होंगे। ये किस पद्धति पर लिखे हैं? विधेयवादी पद्धति पर। इन्होंने कितने कवियों को, लेखकों को सम्मिलित किया है? लगभग 1000 कवियों और लेखकों को सम्मिलित किया है। अभी हमने बताया इन्होंने जिन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया है वहां उनका स्पष्ट नाम भी उल्लेख किया था, मिश्र बंधुओं का। फिर कविता कौमुदी यानी रामनरेश त्रिपाठी की रचना जो है इस पर भी बताया, ब्रज माधुरी सार पर भी, योगी हरि की भी हमने बातें बताया। तो रामचंद्र शुक्ल बहुत चर्चित है। यहीं से आपका हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास चलना शुरू होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लगभग यहीं से रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से ही हिंदी का व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ चलना प्रारंभ हो जाता है। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर आपको हम बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छे से। आइए अब एक बार सरसरी निगाह से संक्षिप्त में देखते हैं एक कहां महत्वपूर्ण फिर से है, ठीक है ना? अब देखिएगा, हमने बताया कि 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद की रचना हुई, जिसके लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु में कौन कौन लोग आते हैं? तो हमने बताया 3 लोग, तीनों क्या हैं आपस में? तीनों भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक? इतने लोग आ गए। फिर हमने बताया कि इसमें कितने कवि सम्मिलित हैं? 4591, लगभग 5000 कवि लोग, यानी 5000 इसलिए कहा जाता है 500 से प्लस हो गया तो लगभग 5000 कवियों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का संकलन किया गया? लगभग 5000 कवियों का, ठीक है ना? और अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा संख्या में 4591 कवि, ठीक है ना? अब देखिएगा, हमने बताया कि रामचंद्र शुक्ल इसे क्या बोलते हैं? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। एक कवि उन्होंने लिखा जब उन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में दिया, और वहीं पर जब उन्होंने इन सबका एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं तो उस समय प्रकांड कवि वृत्त संग्रह का मिश्र बंधु विनोद को। और हमने बताया कि इसका जो प्रकाशन समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद जो है कितने भागों में विभक्त है, मतलब काल वाइज नहीं, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, तो आप इसे बताएंगे 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 4 भागों में। प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन है उसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ है। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा इसको, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है इसलिए चर्चा कर रहे हैं, बहुत गौर से समझिएगा। अगर आपसे पूछे कि मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ है, तो आप बताएंगे चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना? और अगर पूछे प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर पूछ लिए मिश्र बंधु विनोद का जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, इसका जो काल विभाजन है ये कितने कालों में बटा है, तब 5 बताएंगे। ध्यान देना, यहां पर लोग डाउट करते हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लोग हैं, जो टीजीटी पीजीटी में, वो लोग ध्यान दें कि कई बार यहां से बहुत बारीकी युक्त क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है ये कितने भागों में विभक्त है, तो आप बताएंगे 4 भागों में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ है और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि मिश्र बंधु विनोद का जो काल विभाजन है, मतलब जो उन्होंने अपने इतिहास में ग्रंथ में जो काल का विभाजन किया है उसके कितने भाग है, तो 5 भाग हैं। उसको हम तब बताएंगे जब हम काल विभाजन कराएंगे। तो इतना ध्यान देंगे कि और क्या कहें। हमने फिर आगे बताया कि 1917 ईस्वी में
कविता कौमुदी पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। फिर हमने बताया 1917 ईस्वी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स की रचना, इसको भी हमने ट्रिक में बता दिया था। फिर 1920 ईस्वी में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हमने ई से जोड़ दिया, ए इतिहास होता है तो हिस्ट्री जोड़ लीजिए, हिस्ट्री इतिहास माने हिस्ट्री, तो इसे आप भूलेंगे नहीं ट्रिक के माध्यम से। ब्रज माधुरी सार हमने वियोगी हरि की रचना बताया। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बताया। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आगे हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बताया। अच्छा, श्याम सुंदर दास के बारे में क्या जानते हैं? थोड़ा बहुत आप जानते हैं कुछ? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो ये ध्यान दीजिए, श्याम सुंदर दास जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके हिंदी के प्रथम विभागाध्यक्ष हुए हैं। अगर आपसे प्रश्न कहीं पूछ ले कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, यानी BHU जिसे आप कहते हैं, इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके हिंदी के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन हुए हैं, जो MA स्तर पर चला है, तो इसके आपको क्या बताएंगे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये समझिएगा। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। हमने इसको बताया था कि इसमें लगभग 1000 कवियों और लेखकों को सम्मिलित किया गया, 1929 में लिखा गया है। एक प्रश्न यहाँ और बनता है, ये किस रूप में निकला था? ध्यान दीजिएगा, तो ये जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, हिंदी क्या हमने क्या बताया था? हिंदी शब्द सागर ना, यानी हिंदी शब्द सागर, ये ध्यान देना है। कई बार पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस रूप में निकला था, तो आप बताएंगे किसमें? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी हिंदी साहित्य का विकास, यानी जब ये निकला था तो यहां किस नाम से निकला था? हिंदी साहित्य का विकास। किसके बारे में कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ ये ध्यान देना है, ये रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कहा जा रहा है। यानी आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो है, ये कहां से निकला था, अगर ये पूछा जाए किस तरफ से, तो कहेंगे नागरी प्रचारणी सभा। आप ये जानते होंगे कब स्थापना हुई है, ये आगे बताएंगे कि नागरी प्रचारणी सभा की तरफ से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। बाद में हिंदी साहित्य इतिहास का नाम दे दिया। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के प्रथम वक्तव्य में कहते भी हैं कैसे निकला है, वो बताते कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। यानी ये कब निकला था? जनवरी महीने में बताया गया था। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास जन्म निकला था, उसके बाद ये हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित हो गया। इसको आप जानते होंगे। फिर हमने बताया हिंदी भाषा और साहित्य। तो आइए हम आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चीज। आइए अब आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखिएगा 1930 ईस्वी में लिखा गया हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हरिऔध लिखें। हरिऔध का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन है बताएंगे आप? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। हरिऔध का पूरा नाम कौन क्या है? चलिए लिख कर दिखाइएगा। आप भी पूरा लिखिएगा, बस बोलना नहीं, लिखना है। आप लिख कर दिखाना है। नहीं समझ में आ रही बातें? कौन है हरिऔध के नाम से? बताइएगा। आजमगढ़ के कवि हैं, ये जानते होंगे। कौन है बताइएगा। इनकी एक पंक्ति हमने आपको बताया था, कर्मवीर, इनकी से कविता है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, गर्भ के जलराश में बेड़ा चला देते हैं वो, जंगलों में भी महामंगल मचा देते हैं वो, जो कभी अपने समय को यूं गंवाते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो पंक्तियां किसकी है बताइएगा। हरिऔध, गौर से, कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध के नाम से वही जाने जाते हैं, ये जानते होंगे। चलिएगा, तो अब समझ गए इनके हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, आप जानते नहीं, कई बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आगे बताए जाएंगे। 1930 ईस्वी में एक और हिंदी साहित्य का आप देखें इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, यानी विवेचना समझ रहे हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास कौन लिखा है? सूर्यकांत शास्त्री। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे। फिर अगला देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1938 ईस्वी में लिखा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखे।
अच्छा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा अगर पूछा जाता है हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो चलिएगा बताइएगा आप लोग लिख कर। तो हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ उनके क्या नाम है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और राम कुमार वर्मा यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप जानते हैं किस रूप में प्रसिद्ध हैं, एकांकीकार के रूप में। तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, चलिए बताइएगा आप लोग लिखकर। चलिएगा, ये अपभ्रंश के पहले कवि का क्या नाम है, स्वयंभू। तो स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास जो इन्होंने लिखा है, ये हिंदी साहित्य का आलोचना, इसमें 7 प्रकरण में बांटा है। 7 प्रकरण में, ध्यान देना है, 7 प्रकरण में इसको इन्होंने बांटा है। किसको ध्यान देना है, किस चीज को, 7 प्रकरण में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कितने प्रकरण में बांटा गया है, 7 प्रकरण में। कौन बांटा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और ये बताया जाता है कि कब निकला था, कब प्रकाशित हुआ था, 1938 ईस्वी में। बताया जाता है कब से कब इन्होंने सम्मिलित किया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 693 ईस्वी से मानते हैं, 693 ईस्वी स्वीकार करते हैं, साहित्य का, हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। वहीं से लेकर 1693 ईस्वी तक ही अपने साहित्य को रख पाए हैं। और बताया जा रहा है कि संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को ही लिया है। ध्यान देना है, इसमें इन्होंने संधि काल से लेकर भक्ति काल के अवधि तक ही हो अपने इतिहास ग्रंथ में लिया है। तो कहां से लिया है, हमने आपको बताया कि संधि काल आपने आदिकाल को समझ रहे हैं कि जो अपभ्रंश और हिंदी साहित्य को जोड़ा जा रहा है, संधि काल वहां है। तो संधि काल से इन्होंने भक्ति काल तक ही अपने इस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने समय को लिया है। तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी, हमने क्या बताया, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, यानी ये क्या करते हैं, यही तक के समय को इन्होंने लिया है। और इसमें इन्होंने 7 प्रकरण में बांटे हैं। यानी कौन है, राम कुमार वर्मा। और जानते हैं एकांकीकार के रूप में हमने बताया, तो इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। और बताया जाए इनका शुरुआत इतिहास ग्रंथ का कब से हो रहा है, तो 693 ईस्वी से ही स्टार्टिंग मानते हैं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं से मानना शुरू करते हैं। ये स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। वैसे आप जानते हैं सराफा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, इसमें डाउट नहीं आपको आना है ना। अगर आपसे नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए हिंदी का पहला कवि, तो आप कहेंगे सराफा या सराफा जिनका नाम है। राहुल सांकृत्यायन पहले मानते हैं, ध्यान देना है। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, अगर पूछ ले डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, जब इनके साथ नाम जुड़ा हो राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं, तभी टिक करेंगे किसको, स्वयंभू को। ठीक है ना, स्वयंभू के बारे में आगे बताया जाएगा हर चीजें, कोई डाउट नहीं। पहले आप हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का अध्ययन कर लें कि कौन कौन महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए कि इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का समय अवधि लिया है। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। चलिए आगे देखा जाए। ये देखिए कई बार ये भी रचना पूछी गई, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। एक लिखा कौन है, ध्यान देना है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मदान के बारे में जान रहे हैं, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने क्या लिखा है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, कई बार पूछा गया है। अब देखिएगा यहां से और महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे से लेकर सभी एग्जामों में। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है, कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत चर्चित रचना है। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो जाता है कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, ठीक, ये इसमें क्या संकलित है, ध्यान देना है। ये हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, इसमें आचार्य हजारी प्रसाद के निबंधों का संग्रह है। ध्यान देना है, किसका संग्रह है, निबंधों का संग्रह है। इन्होंने जो निबंध लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका के रूप में संकलित कर दिया गया है। और कुछ लोग उसको इतिहास जानने के स्रोत में सम्मिलित करके इसको इतिहास में रखते हैं, जबकि समझे मूल इतिहास ग्रंथ नहीं है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने, इसमें क्या है, निबंधों का संग्रह है। किसके, आचार्य हजारी प्रसाद के निबंधों का संग्रह जो है किसमें किया गया। अगर आपसे ऐसे विकल्प दे देखें कि 3 रचना लिखा गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो इसमें पूछा जाए कि निबंधों का संग्रह किसमें है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका में है। अब ध्यान दीजिएगा, अगली रचना देखा जाए तो समझ गए ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और कब लिखा गया, 1940 ईस्वी। 1945 ईस्वी में बहुत महत्वपूर्ण रचना हिंदी काव्यधारा कौन लिखा है, पंडित राहुल सांकृत्यायन या राहुल सांकृत्यायन कहा जाए। तो राहुल सांकृत्यायन, देखिए सांकृत्यायन कई बार वर्तनी पूछी गई है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सांकृत्यायन। अब ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का पहला कवि या हिंदी का पहला कवि जो हम कहते हैं सराहबाद को, कौन
वरीयता मान्यता कौन देते हैं? तो यही है राहुल सांकृत्यायन। और सर्वसम्मति से अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आप किसको बताएंगे? सराहपा को, सराहपा को। और यही मानते हैं कौन? पंडित राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। तो पंडित समझिएगा, यहाँ शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है? क्यों कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, यानी प्रकांड विद्वान कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में समझ रहे होंगे। बताया जाता है कि ये एशिया के कई भाषाओं के, कहीं कहीं तो 76 संख्या बताते हैं, कहीं कुछ और संख्या बताते हैं, कि इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे, सरकार इन पर बैन लगाई थी, फिर भी ये रात में भ्रमण करने के लिए निकल जाया करते थे। समझ गए होंगे। तो यही है राहुल सांकृत्यायन। इनको पंडित राहुल इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत प्रकांड विद्वान थे, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो ये बातें इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है, राहुल सांकृत्यायन। अगला देखेंगे 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यही रियल में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल इतिहास है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, समझ रहे हैं बात को ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल इतिहास ग्रंथ कौन है, तो आप बताएंगे हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यही इनका मूल इतिहास ग्रंथ है। और ये कब लिखा गया? 1952 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। आगे देखा जाए हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब ध्यान देना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? अगर ये देखिएगा, यही मूल इतिहास ग्रंथ, इसको नोट कर सकते हैं आप, ये कई बार एग्जाम में पूछा, मूल इतिहास यही है इनका, ठीक है, मूल इतिहास ग्रंथ है। अगर आपसे कहा जाए हिंदी साहित्य का आदिकाल ये क्या है, एक ऐसी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? बताइएगा, कुछ पता है? ये कुछ व्याख्यान दिए हैं, ये व्याख्यानों का संग्रह है, व्याख्यान संग्रह। ध्यान दीजिएगा, ये इतिहास ग्रंथ भी मूलता नहीं है, या ये कुछ जो लेक्चर दिए, व्याख्यान दिए हैं, उसी को संकलित कर लिया गया और संकलित करके हिंदी साहित्य के आदिकाल के नाम से निकाल दिया गया है। तो यही हो गया क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ के रूप में कुछ लोग बताए, या कुछ लोगों ने संकलित किया कि इतिहास जानने के स्रोत में हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंधित से। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये क्या है? इनके व्याख्यान का संग्रह है। तो इस रूप में हम देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि इधर क्या 19वां हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हमने देखा, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हरिऔध की रचना, हरिऔध के बारे में बताया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर हमने बताया 1930 में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास कौन लिखा? सूर्यकांत शास्त्री। फिर हमने बताया 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनको एकांकीकार के रूप में ज्यादा चर्चित प्रसिद्ध है। और इस पर हमने बताया कि इनकी रचना में 7 प्रकरण है, ठीक है। 693 से लेकर 1693 ईस्वी के समय को लिया है, यानी संधि काल से लेकर भक्ति काल तक, ठीक है ना। फिर आगे देखा जाए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की रचना है। फिर 1940 में बताया हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, निबंधों का संग्रह हमने बताया। 1945 ईस्वी में हिंदी काव्यधारा, पंडित राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की रचना आपको बताया गया। फिर 1952 में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो इनका ये मूल इतिहास है। समझिएगा, हिंदी साहित्य का मूल इतिहास है यही। फिर 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और ये बताया गया इनके व्याख्यानों का संग्रह है। तो आइए हम लोग और देखते हैं जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं। तो देखा जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में, कौन लिखा है? आपसे अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन लिखा है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। ध्यान देना है, यह 1965 ईस्वी में लिखा गया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है इस रचना को। ध्यान दीजिए, कैसी रचना है? ये इतिहास ग्रंथ की रचना है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की है। ये ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित कैसा इतिहास ग्रंथ है, बहुत बार पूछा गया। ये समझिएगा, इसमें बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं इतिहास ग्रंथ है, मूल लिखित नहीं है। ये देखिए यहाँ लिखा गया संपादित, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने इसको संपादित किया है, यानी इसके लेखक कई और लोग हैं। इसका मतलब ये कई बार ये इतिहास ग्रंथ, कई बार पूछा गया मूल इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, मूल लिखा नहीं गया है। यानी अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा है एक कैसा है, तो आपसे मूल इतिहास ग्रंथ संपादित है, मतलब ये डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी संपादक का कार्य संभाला है। तो इस कारण हिंदी साहित्य का जो किस में लिखा गया 1973 में, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, कई बार पूछा जा रहा है, लोग इससे गलतियां कर जा रहे हैं। तो आप लोग सावधानी के साथ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? संपादित है, ध्यान देना है, संपादित है। कई बार ऐसा पूछता है परीक्षाओं में, कौन सा इतिहास ग्रंथ इन इतिहास ग्रंथों से शेष से भिन्न है? तो शेष जितने इतिहास ग्रंथ है उसके मेन राइटर सभी लोग देखेंगे, केवल इन्हीं के साथ यहाँ संपादित लगाया जा रहा है। तो भिन्न का मतलब ये अलग है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं ना, ये गलती आपसे ना हो। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कैसा है? संपादित है, ठीक। आगे देखा जाए कि 1978 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है।
ध्यान देना, कहीं कहीं डॉक्टर लगा होता, कहीं कहीं नहीं लगा होता है, इसे ध्यान दीजिए। मैं मूल पुस्तक से लिया हूं, कुछ लोग इसको लिखाते समय आप पूछते समय पूछ लेते कैसे हैं, तो देखिएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ है, इसी के आधार पर मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने बच्चन सिंह लिखा, डॉक्टर नहीं लगाया है। तो ये वैसे डॉक्टर बच्चन सिंह कहे जाते हैं पीएचडी धारक। अभी इसके बारे में नहीं, जैसे इनके मूल इतिहास ग्रंथ में जो नाम लिया गया है उन्हीं को मैं दे रहा हूं। तो यहाँ अगर डॉक्टर भी लगा के पूछ ले तो भी आप गलत नहीं समझेंगे ना। तो डॉक्टर बच्चन सिंह या बच्चन सिंह नाम से कहा जाए तो भी ध्यान दीजिएगा। तो ये किसका है हिंदी। और अब की बार जो टीजीटी का प्रश्न बना है यूपी में, समझिएगा इन्हीं बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ से ज्यादा कोटेशन उठाया था। काफी बच्चे कई इतिहास ग्रंथ पढ़ के गए थे जो रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में बना के लेकर चले थे, लेकिन वहां से क्वेश्चन कम बने थे, डॉक्टर बच्चन सिंह से यानी बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ से ज्यादा बने थे। तो ये बच्चन सिंह के दो इतिहास ग्रंथ हैं, बच्चन सिंह ये भी ये लिखा गया, यही इतिहास ग्रंथ हमने आपको दिखाया था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और हिंदी साहित्य का मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है भी बच्चन सिंह का। तो यहाँ बच्चन सिंह ये आप समझिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह लग जाए, गलती ना समझेंगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। फिर देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। कुछ लोग इसको इतिहास मत समझिएगा, मतलब इतिहास ही है, मतलब ये यहाँ रचना में इतिहास ना समझें, ये विकास नाम दिए हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है ना, है इतिहास ग्रंथ, लेकिन यहाँ विकास लिया गया है, यानी का इतिहास ना समझे, संवेदना का इतिहास, यहाँ विकास समझे। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, 1986 ईस्वी में लिखा गया है। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ना लिखकर, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी ही लिखे हैं। अगर डॉक्टर लग जाए तो आप गलत ना करेंगे, यानी आप वहां टिक नहीं करेंगे। देखिएगा इनके इतिहास ग्रंथ में, यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ लिखा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा प्रमाण के रूप में ध्यान दे, अगर यहाँ डॉक्टर लग जाए तो भी गलती नहीं समझना है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी, लेकिन मूल इतिहास ग्रंथ में इन्होंने अपना नाम क्या लिखा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात समझ गए होंगे। तो अब समझिए अगली बातें, हमने बताया 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह या बच्चन सिंह की रचना है। अब समझिएगा यहां से भी हमने बताया पिछली बार का जो टीजीटी का पेपर बना है यूपी का, वो काफी प्रश्न यहां से उठाए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, थोड़ा हट कर लिख रहे हैं, तो यहां आपको ध्यान देना है। आगे देखें 2003 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की रचना है। सुमन राजे, अब आधा क्यों कहा गया है हिंदी साहित्य का, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें स्त्री को ही केंद्र में बना के रखा गया है, यानी इस कारण इसका नाम इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कहा है। किसकी रचना है, सुमन राजे की, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए 2013 ईस्वी में लिखी गई रचना है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण है, नीरजा माधव की रचना है। तो इसी के साथ यानी जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, ये ध्यान दीजिए 33 इतिहास ग्रंथों का नाम हमने उल्लेख किया है। इसको आप हिंदी के रस में जो 33 संचारी भाव हैं, ये ऐसा सोचकर आप याद कर लेंगे, आशा नहीं। ये जितने रचना लिखाई गई बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा संख्या आपको लिखाई नहीं गई है, जो अति महत्वपूर्ण है, जो सभी एग्जामों में पूछी जा रही उन्हीं को लिखाया गया है। इस बात को समझ रहेंगे और इसको आप समझेंगे बहुत अच्छे से, और इनको जैसे भी होगा आप याद कर लेंगे। जैसे 33 संचारी भाव हैं वैसे 33 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ आप याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी के रचनाकार, रचना वर्ष भी हमने दे दिया। अगर जो लोग हायर एजुकेशन में भी इसको ध्यान देंगे तो भी आप सीक्वेंस में पूछा जाता है कि इसके बाद कौन सी रचना हुई, ये भी आपको मिल जा रहा है। तो इन इतिहास ग्रंथों के बाद अब आपको हम एक एक क्रम लेकर चलेंगे। जैसे पहले हम अगला वीडियो लेकर चलेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो कई बार वनडे एग्जाम में, टेट, सुपर टेट, सीटेट इत्यादि में पूछे जा रहे हैं, कई वनडे एग्जाम में पूछे गए, यूपी पीएसआई, लेखपाल इत्यादि में, उन सबको लेकर चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ तक का वीडियो हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं, जो मूल हैं, जो महत्वपूर्ण है, उन सबका यहाँ आज समापन हुआ। हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन लेकर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इतने महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों को आपने कैसे देखा, कैसे समझा, इस सब का आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।